बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हमारे सेकंड यूनिट है ऑर्गेनाइजिंग एंड समराइजिंग डेटा। आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा एंड व्हाट इज़ समराइजेशन ऑफ डेटा। इस चैप्टर में यूनिट 2 में 2 पार्ट्स होगी इंशाल्लाह। नंबर फर्स्ट में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स, और हम टेबल कैसे बनाएंगे फॉर डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस डेटा। इसके बाद हमारा जो पार्ट 2 होगा वो डिफरेंट ग्राफ्स एंड डायग्राम्स पे होगा। इसमें होगी हिस्टोग्राम, बार चार्ट, पाई चार्ट और मुख्तलिफ़ किस्म के जो डायग्राम्स है वो हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजिंग एंड समराइजिंग डेटा। ऑर्गेनाइजिंग, स्ट्रक्चराइजिंग डेटा, अरेंजिंग एंड स्ट्रक्चरिंग डेटा in a logical manner, in a logical manner। हम एक डेटा सेट है मेरे पास, मिसाल के तौर पे 1 है, 3 है, 2 है, 6 है, 8 है, 7 है। ये मेरे पास एक डेटा सेट है। इस डेटा सेट को अरेंज करना, फिर इसको एक खास स्ट्रक्चर देना, मतलब लॉजिकल मैनर में शो करना, ये क्या है? ऑर्गेनाइजिंग डेटा है। अब ऑर्गेनाइजिंग डेटा ये हम कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, अरेंज करेंगे? सबसे पहले इसको हम अरेंजिंग देंगे, मतलब अरेंजिंग कैसे? 1 2 3, फिर इसके बाद जो है 6, फिर 7, फिर 8। ये हमने किया हमने अरेंजिंग किया, असेंडिंग अरेंजिंग किया, असेंडिंग ऑर्डर दिया इसको। तो जब हम इसको अरेंज करेंगे ना तो ऑलरेडी इसको एक स्ट्रक्चर भी मिलेगा, हमें पता चलेगा। अब इसमें ये 2 टाइम्स आया है, ये भी 2 टाइम्स आया है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 है और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो भी 2 है, क्योंकि ये 2 टाइम्स आया है। इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, मूड से। 3rd चैप्टर में हम मूड पढ़ेंगे, तो मूड में हम ये पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास है ऑर्गेनाइजिंग डेटा। अब समराइजिंग डेटा क्या होता है? व्हाट इज समराइजिंग डेटा? समराइजिंग डेटा व्हाट इज समराइजिंग डेटा? To concise and meaningful information। कंडेंसिंग डेटा टू कंसाइज एंड मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, डेटा को कंडेंस करना और इसको फिर मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट देना। जैसा कि ये है, ये डिसऑर्डर है 1 3 2 6 6 8 7 7, ये समझ में नहीं आ सकती, लेकिन ये अगर हम देखें तो ये एक ऑर्गेनाइज फॉर्म होगा, अरेंज होगा, एक स्ट्रक्चर मिला, कंडेंस भी हो गया। अगर हम ये फ्रीक्वेंसी लिखेंगे तो ये 6 एक काउंट होगा और इसकी फ्रीक्वेंसी टेबल में हम देखेंगे तो इसको हम 2 लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी में हम इसको 2 लिखेंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि 6 मतलब 2 टाइम्स है, ये मोस्ट फ्रिक्वेंट है, मतलब मूड इसका क्या है? 2 है। तो ये कंडेंस हो गया ये डेटा और कंसाइज भी हो गया और मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन भी हमें मिल गया। ठीक है, पढ़ने वाले हैं टेबल्स बनाना, फिर इसमें फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और टेली मार्क्स हमने पढ़ना है। अब हम आते हैं एक और टॉपिक की तरफ, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रॉ डेटा इन टेबल फॉर्म यूजिंग क्लासेस एंड फ्रीक्वेंसी। डेटा, एक रॉ डेटा को, रॉ डेटा क्या होता है? जो डिसऑर्गेनाइज हो,
ऑर्गेनाइजेशन इसमें ना हो, अरेंजिंग इसमें ना हो, तो ये हमारे पास क्या है, रॉ डेटा है। फिर इस रॉ डेटा को हम क्या करते हैं, टेबल फॉर्म में लिखते हैं। जब हम टेबल फॉर्म में लिखते हैं तो फिर इसके लिए हम क्लासेस बनाते हैं और फ्रीक्वेंसी टेबल्स बनाते हैं, ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी हम मालूम करते हैं इसकी। अब हम टेबल के मेन कंपोनेंट्स की तरफ जा रहे हैं कि व्हाट इज द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ए टेबल। टेबल के मेन कंपोनेंट्स क्या है, इसमें नंबर फर्स्ट जो है हमारे पास सीरियल नंबर है। सीरियल नंबर क्या होता है, फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन, ताकि हमें इजीली मालूम हो जाए कि ये किस नंबर पे ये क्लास आ रहा है। मिसाल के तौर पे जो हम लिख रहे हैं सीरियल नंबर, तो हम क्या लिखते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर इसके आगे हम डेटा पुट करते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, सीरियल नंबर है। एक है टाइटल। टाइटल क्या होता है, ये ब्रीफ, कंसाइज, क्लियर, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में आ सकता है कि कंपोनेंट्स ऑफ टेबल में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कौन सा वाला पार्ट है, तो ये हमारे पास टाइटल है, ये याद रखना एमसीक्यूज के लिए। टाइटल हमारे पास क्या होगा, ये ब्रीफ, मुख्तसर, कंसाइज, क्लियर, बिल्कुल क्लियर हमें नजर आएगा। हम शो करेंगे जब हम स्लाइड को रिवाइज करेंगे ना, स्लाइड को पढ़ेंगे, तो इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि इस टेबल में मतलब ये पार्ट्स कौन कौन सी हैं। ये मेरे पास टाइटल है, और टाइटल में याद रखना 4 किस्म के क्वेश्चन होंगे। व्हाट किया, वेयर कहा, हाउ कैसे, व्हेन कब, ये क्वेश्चन हमसे हो सकते हैं या हम कर सकते हैं टाइटल में, ठीक है। थर्ड नंबर पे कैप्टन एंड स्टब। फ्रीक्वेंसी टेबल में एक और इंपॉर्टेंट चीज नाम क्या है इसका, कैप्टन एंड स्टब। स्टब हमारे पास क्या है, स्टब हमारे पास लेफ्ट हैंड कॉलम को कहते हैं एंड देयर हेडिंग्स। हमारे पास मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक टेबल है, इसमें जो लेफ्ट साइड है, इस लेफ्ट साइड और इसकी जो हेडिंग्स है, मुख्तलिफ किस्म के हेडिंग्स है, तो ये क्या होता है, ये हमारे पास स्टब होगा, ठीक है। एक है कैप्टन, अदर कॉलम्स एंड देयर हेडिंग्स। अदर कॉलम, इसके अलावा जो जो कॉलम्स हैं, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, ये क्या होगा, ये हमारे पास कैप्टन होगा। मतलब लेफ्ट, एमसीक्यूज में आ सकता है कि लेफ्ट हैंड कॉलम एंड इट्स हेडिंग कहां पे होता है, तो ये स्टब में होता है, ठीक है। और ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि अदर कॉलम्स एंड देयर हेडिंग्स, ये कैप्टन में आ रहा है, ठीक है। नंबर 4 हमारे पास एवरेज एंड टोटल। एवरेज और टोटल क्या होता है, जब हम ओवरव्यू ऑफ डेटा, बॉटम एंड ऑफ कॉलम, ये जब हम मिसाल के तौर पे ये हमने फ्रीक्वेंसी लिया, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी लिया, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिया, रिलेटिव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिया, टेलीमार्क्स लिया, तो जब हम इसको आपस में ऐड करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, तो इसके कैलकुलेशन से हमारा जो टोटल आएगा, एवरेज आएगा, वो क्या होता है, वो एवरेज हमारे पास क्या होता है, एवरेज और टोटल होता है, ठीक है। ओवरव्यू ऑफ डेटा, ये डेटा के एक ओवरव्यू है, ये हम अलग अलग इंडिविजुअली देखते हैं और ये हम टोटली देखते हैं कि ये टोटल किया है, टोटल कितना है, टोटल कितना है, ठीक है। 5th नंबर पे एक और चीज है, इसको कहते हैं फुट नोट्स। फुट नोट्स क्या होता है, फॉर एलाबोरेशन एंड क्लैरिफिकेशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हमारे पास जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो हम फुटनोट में लिख सकते हैं। फुटनोट का फुटनोट यहाँ पे होता है, यहाँ पे हम यहाँ पे फुटनोट्स लिखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट्स लिख सकते हैं, जो भी टॉपिक के रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हम लिख सकते हैं फुटनोट्स में, ठीक है। नंबर 6 है हमारे पास सोर्स ऑफ डेटा। सोर्स ऑफ डेटा क्या होता है, इसमें साइटेशन होते हैं एंड रेफरेंसेस होते हैं। साइटेशन एंड रेफरेंसेस हो सकते हैं कि ये ओरिजिनल, ये डेटा जो मैंने लिया है कहां से लिया है, ये ओरिजिनल सोर्स से लिया है, तो वो ओरिजिनल सोर्स, ठीक है, पेज के एंड पे हम ये लिखते हैं कि ये सोर्स ऑफ डेटा है, मैंने ये जो डेटा है मैंने इस जगह से लिया था। तो these are all about frequency distribution table and main components of a table. Why to organize data? डेटा को हम क्यों ऑर्गेनाइज
करते हैं टू कन्वीनियंटली डिस्प्ले डेटा, ताकि हम डेटा को आसानी से डिस्प्ले करें, इजीली डिस्प्ले करें। इसलिए हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं और इसलिए इस चैप्टर में हम मुख्तलिफ़ किस्म की फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे। हाउ टू मेक ए टेबल। अब हम टेबल कैसे बनाएंगे? हाउ टू मेक टेबल इन फैमिली। फॉर एग्जाम्पल, स्टडी ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन फैमिली। फॉर एग्जाम्पल इन 30 है, 30 चिल्ड्रन है, ठीक है। अब इसके जो डेटा है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 30 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ये हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 30 है। अब हमसे ये क्वेश्चन हुआ है कि फ्रीक्वेंसी टेबल बनाए फॉर डिस्क्रीट डेटा। फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर डिस्क्रीट डेटा। डिस्क्रीट डेटा क्या होता है, कंटिन्यूस डेटा क्या होता है, ये कल हमने पढ़ा था काफ़ी सारे डिटेल के साथ। अब आज हम फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस डेटा के लिए, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। डिस्क्रीट डेटा के लिए टेबल अलग से बनाना है और कंटिन्यूस डेटा के लिए टेबल अलग से बनाना है। आपने देखना है कि हम कैसे बनाते हैं। ये हमारे पास डेटा है। सबसे पहले जब हम टेबल को, ये है अरेंजिंग, स्टेप नंबर फर्स्ट। स्टेप नंबर फर्स्ट में हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास डेटा है ना, इसको अरेंज करना। कैसे अरेंज करेंगे? अरेंज ऐसे करेंगे, हम लो से स्टार्ट करेंगे और हाई पे स्टॉप करेंगे। सबसे जो छोटा वैल्यू है, मिसाल के तौर पे ये 0 है, तो ये 0 हम पहले लिखेंगे जाएंगे। असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। व्हाट इज असेंडिंग ऑर्डर, व्हाट इज डिसेंडिंग ऑर्डर? असेंडिंग ऑर्डर लो से हाई, फॉर एग्जाम्पल 0 1 2 3 4। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, हाई से लो। फॉर एग्जाम्पल 4 3 2 1 0। ये हमारे पास डिसेंडिंग है, ये हमारे पास असेंडिंग है। तो स्टेप नंबर फर्स्ट में हम असेंडिंग ऑर्डर फॉलो करें। असेंडिंग ऑर्डर में हमने क्या किया, सबसे पहले 0 0, फिर 1 1, फिर 2 2, फिर 3 3, फिर 4 4, फिर 5 5, फिर 6 6, 7 7 8, ठीक है। स्टेप नंबर 1 हमने कंप्लीट किया। इसी तरीके से आपने फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर डिस्क्रीट डेटा बनाना है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ड्रा ए टेबल। और उम्मीद है कि आप टेबल बना सकते हो, क्योंकि हमने इससे पहले कंपोनेंट्स भी याद है कि कौन कौन सी कंपोनेंट्स हैं। करेंगे, एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने जा रहे हैं। फिर इसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी मालूम करना है। फिर फ्रीक्वेंसी के बाद हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करना है। फिर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के बाद हमने मालूम करनी है। फिर इसके बाद हमने रिलेटिव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है। ये हमारे पास है नंबर ऑफ चिल्ड्रन, फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, टैली मार्क्स। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंस होते हैं, फिर आप लोगों को कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, नंबर ऑफ चिल्ड्रन
हमारे पास कितने हैं, ये हम ऐसे लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक है नंबर ऑफ चिल्ड्रन। अब इसकी फ्रीक्वेंसी हम कैसे मालूम करेंगे? फ्रीक्वेंसी हम मालूम करेंगे जितने टाइम एक नंबर रिपीट हुआ हो, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी। फॉर एग्जांपल ये 0 0 ये 2 टाइम्स आए हैं तो फ्रीक्वेंसी 2 होगी। ये 1 हमारे पास 3 टाइम आया है तो ये 3 होगी। ये 3 ये 2। ये हमारे पास कितने टाइम आया है? 5 टाइम, तो ये हमारे पास क्या होगा? 5। ये हमारे पास कितने टाइम आया है? ये हमारे पास 5 टाइम आया है, ये भी 5। 4 कितने टाइम आया है? 1 2 3 4 5 6, ये 6 टाइम आया है। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 4 की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 6। 5 कितने टाइम आया है? 4 टाइम आया है। ठीक है, ये 6 कितना टाइम आया है? 2 टाइम आया है। और 7 कितना टाइम आया है? ये भी 2 टाइम्स आया है। और 8 1 टाइम आया है। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ठीक है, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास वो फ्रीक्वेंसी है जब हम फ्रीक्वेंसी को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड करेंगे। ये फार्मूला याद रखना। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे मालूम करेंगे? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे मालूम करेंगे? फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये फार्मूला याद रखना है, क्योंकि आपको एक डेटा सेट दिया होगा पेपर में और आपको कहेगा आपने इसके। ठीक है, तो फिर आपने इस डेटा सेट के लिए रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करना है, तो फार्मूला आपके पास क्या होगी? फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये हमारे पास क्या है? फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितने हैं? 2 है। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 30 है। ये टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ये हमारे पास 30 है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितने हैं? 30 है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसी हमारे पास 2 है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 30 है। इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी कितने हैं? 3 है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 30 है। ये 5 है, ये 30 है। इसी तरीके से आपने ये करना है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये है कि 2 अपनी जगह आएगा, 2 के बाद ये 2 3 कितना हो गया? 5। ठीक है, ये 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 6 21, 21 + 4 25, 25 + 2 27, 27 + 2 29, 29 + 1 30। तो ये हमारे पास क्या है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम सिंपल फ्रीक्वेंसी से मालूम करेंगे, सिंपल फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, यही मेथड है। अब रिलेटिव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या चीज है? रिलेटिव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास इसका फार्मूला है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? किस चीज के फार्मूला है? रिलेटिव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के फार्मूला है। तो अब हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितने हैं हमारे पास? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितने हैं? 2 है, 2 है। ठीक है, तो 2 है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 30 है। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 2, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 30। क्वेश्चन में जो दिया था ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना। अच्छा, ये हमारे पास 5 है, 5 डिवाइड बाय 30, 10 डिवाइड बाय 30, 15 डिवाइड बाय 30, 21 डिवाइड बाय 30, 25 डिवाइड बाय 30, 27 डिवाइड बाय 30, 29 डिवाइड बाय 30, 30 डिवाइड बाय 30। ये हमारे पास क्या है? रिलेटिव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब मुख्तलिफ बुक्स में, सोर्स बुक्स में स्लाइड पे तो नहीं, टेली मार्क्स हमारे पास करता है। जितने टाइम फ्रीक्वेंसी होगी एक वैल्यू की, एक नंबर की, इतने टाइम टेली मार्क्स होगी। इसके अपने मेथड, फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं ये 0 कितने टाइम आया है? 2 टाइम आया है, तो हम यहाँ पे 2 स्लैश करेंगे। ठीक है, अब 1 कितने टाइम आया है? 1 2 3, लेकिन ये क्या करना है? ये हमने इस पे बार। ठीक है, इसी तरीके से
ये हमारे पास 2 है। अब 1 हमारे पास कितने फ्रीक्वेंट है, 3 टाइम आया है, 1 2 3, तो हम क्या करेंगे 1 2 3, ठीक है। अब 2 कितने टाइम आया है, 5 टाइम आया है, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। लेकिन यहां पे कैसे लिखना है, 1 2 3 4 तक लिखना है। लेकिन जब 4 कंप्लीट हो गए और 5 आएगा इसके बाद, तो फिर आपने 5 ऐसे लिखना है, ठीक है। बस इसका मतलब है ये 5 है हमारे पास, ये 5 फ्रीक्वेंट है, ठीक है। अब हमारे पास 3 कितने टाइम आया है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये भी हमारे पास 1 2 3 4, ठीक है। और 5 हम कैसे लिखेंगे, इसी तरीके से, ठीक है। ये डेली मार्क्स है हमारे पास। अब 4 कितने टाइम आया है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 टाइम आया है, ठीक है। तो 6 टाइम आया है, इसका क्या मेथड होगी, 1 2 3 4, ठीक है। ये 5 एक सेट कंप्लीट और ये हमारे पास 6, ये मेथड है, ठीक है। अब 5 हमारे पास कितने टाइम आया है, 4 टाइम आया है, 1 2 3 4, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे 1 2 3 4। अब 7 हमारे पास 2 टाइम आया है, 7 6 हमारे पास 2 टाइम आया है, 1 2, और 7 हमारे पास 2 टाइम आया है, 1 2, और 8 हमारे पास 1 टाइम आया है। तो ये हमारे पास है फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर डिस्क्रीट डेटा। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर डिस्क्रीट डेटा कैसे बनाना है। सबसे पहले हमने नंबर ऑफ चाइल्ड लिखना है, फिर इसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी मालूम करना है, फिर इसके बाद रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करना है, फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करना है, फिर रिलेटिव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करना है, और फिर टेली मार्क्स मालूम करना है, ठीक है। और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय एन, ये क्या होता है, ये हमारे पास रिलेटिव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। आप लोगों को ये दोनों फार्मूले जरूरी आना चाहिए, ठीक है। ये और ये इस पे एमसीक्यूज आ सकते हैं। बनाया, अब कंटिन्यूअस डेटा के लिए हम बनाते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर। अब कंटिन्यूअस डेटा क्या होता है, कल हमने डिटेल के साथ पढ़ा था, ठीक है। कंटिन्यूअस डेटा हमारे पास 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 पॉइंट में 3, इसी तरीके से ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कंटिन्यूअस डेटा है जो कंटिन्यूटी के साथ जा रहा है, जो इन्फिनिटी के साथ जा रहा है, जो इनफाइनाइट जा रहा है, वो क्या होता है, वो हमारे पास कंटिन्यूअस डेटा होता है, ठीक है। के लिए एक डिस्क्रीट डेटा के लिए हमने बनाया, अब जो है हम कंटिन्यूअस डेटा के लिए बना रहे हैं। एग्जांपल है फ्रीक्वेंसी ऑफ पेशेंट एज विद हार्ट डिजीज हमारे पास दिया है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 30 है। ये डेटा हमें दिया है, ये कंटिन्यूअस डेटा है क्योंकि पॉइंट्स भी है इसमें, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, कंटिन्यूअस डेटा है, और हमने फ्रीक्वेंसी टेबल कंटिन्यूअस डेटा के लिए बनाना है। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट स्टेप है, हमने पढ़ा कौन सी वाले स्टेप है, स्टेप फर्स्ट क्या है, असेंडिंग ऑर्डर। क्या होगी, सबसे पहले हमने सबसे छोटा जो नंबर है वो लिखना है। तो छोटा नंबर इसमें कौन से वाले हैं, हमारे पास है 32 छोटा है, तो हमने सबसे पहले 32 लिखना है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में लो से हाई तक, तो हम 32 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर है, कम से ज्यादा, ठीक है। लो टू हाई, ये हमारे पास क्या है, स्टेप नंबर फर्स्ट असेंडिंग ऑर्डर है। लेकिन ये आपने याद रखना है कि डिस्क्रीट डेटा के लिए फ्रीक्वेंसी टेबल अलग से बनाना है और कंटिन्यूअस डेटा के लिए अलग से बनाना है। दूसरी चीज़ें हैं वो हमने एक्स्ट्रा बनाने हैं, ठीक है। जैसा कि रेंज है, क्लास इंटरवल है, और नंबर ऑफ इंटरवल्स है, या विड्थ ऑफ क्लास है, ठीक है। अब स्टेप नंबर 2 हमारे पास क्या है, हमने रेंज मालूम करना है। स्टेप 2 फाइंड रेंज है, रेंज की फार्मूला है हमारे पास आर मैक्सिमम माइनस आर मिनिमम, ठीक है। और सबसे ज्यादा 71। तो आप क्या करें, आपने ऐसा करना है कि 71 से माइनस करना है 32,
तो जब आप 71 से 32 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 39। तो हमारे पास रेंज क्या है? 39। स्टेप नंबर 2 में हमने रेंज को फाइंड करना है, तो हमने रेंज भी फाइंड किया, हमने नंबर्स ऑफ इंटरवल्स भी मालूम करना है। ठीक है, अब नंबर ऑफ इंटरवल्स भी मालूम करना है। अब नंबर ऑफ इंटरवल क्या होता है? नंबर ऑफ इंटरवल हम खुद से भी ले सकते हैं, और हमारे पास जो है बुक्स में, सोर्स बुक्स में रिकमेंडेड भी है। वो रिकमेंडेड 5 to 15 है। 5 to 15 हम कोई भी नंबर ले सकते हैं नंबर ऑफ इंटरवल्स के लिए, और इसके लिए अपने अपने रूल्स भी। नंबर ऑफ इंटरवल्स रिकमेंडेड किया है एमसीक्यूज के लिए, ये याद रखना। 5 to 15 हमारे पास ये रिकमेंडेड है, सोर्स बुक्स में ये मौजूद है। ठीक है, तो नंबर ऑफ इंटरवल हम खुद से भी ले सकते हैं, इसके अपने रूल्स भी हैं, और रिकमेंडेड जो है बुक्स में वो हमारे पास क्या है? वो 5 to 15 है। अब इसके बाद हमने क्या करना है? विड्थ ऑफ इंटरवल्स हमने मालूम करना है। ठीक है, विड्थ ऑफ इंटरवल हमने मालूम करना है। इंटरवल को हाइट ऑफ इंटरवल भी कहते हैं और साइज ऑफ इंटरवल भी कह सकते हैं। ठीक है, विड्थ ऑफ इंटरवल की एक अपनी फार्मूला है, रेंज डिवाइड बाय नंबर ऑफ इंटरवल। ये नंबर ऑफ इंटरवल कैसे रिप्रेजेंट होता है ये याद रखना। ठीक है, नंबर ऑफ इंटरवल इज रिप्रेजेंटेड बाय के। तो रेंज जब हम नंबर ऑफ इंटरवल पे डिवाइड करते हैं तो वो हमें देता है विड्थ ऑफ इंटरवल या हाइट ऑफ इंटरवल या साइज ऑफ इंटरवल। ठीक है, ये आपने ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, अब हमारे पास रेंज क्या है? रेंज हमारे पास 39 है, और क्या हमारे पास, मिसाल के तौर पे मैंने 5 लिया। ठीक है, मैं 5 लेता हूं, 5 लिया मैंने। तो अब आपको पता है ये बाय स्टैटिस्टिक है। स्टैटिस्टिक में और मैथमेटिक्स में फर्क है। मैथमेटिक्स में करेक्ट वैल्यू आपने लेना है, पॉइंट्स में भी, लेकिन स्टैटिस्टिक में इतना मसला नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अगर ये मैं 39 की जगह में 40 लूं और 5 में डिवाइड करूं, तो 5 8 जा 30, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। ठीक है, तो ये 8 हमारे पास आंसर आएगा। तो हमारे पास विड्थ ऑफ इंटरवल या हाइट या साइज ऑफ इंटरवल क्या है? हमारे पास 8 आएगा। ठीक है, ये हमारे पास 8 है। मिसाल के तौर पे जब मैंने नंबर ऑफ इंटरवल 5 लिया, मैं 15 भी ले सकता हूं, मैं 10 भी ले सकता हूं, मैं 8 भी ले सकता हूं, लेकिन मैंने क्या लिया? मैंने 5 लिया, जैसा कि स्लाइड में लिया है। ठीक है, तो हमारे पास विड्थ ऑफ इंटरवल क्या है या इंटरवल विड्थ क्या है? ये 8 है। तो स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप नंबर सेकंड में हमने रेंज मालूम किया, फिर नंबर ऑफ इंटरवल्स हमने लिया, फिर विड्थ ऑफ इंटरवल हमने फाइंड किया। 8 आया विड्थ ऑफ इंटरवल, नंबर ऑफ इंटरवल हमने 5 लिया। ठीक है, और ये हमारे पास स्टेप 2 में जो है ये हमने रेंज भी मालूम किया, और स्टेप 1 में हमने ऑर्डर अरेंज किया। ठीक है, तो अब हमने फ्रीक्वेंसी टेबल पास क्लास इंटरवल किया मैंने लिया। एक और बात याद रखना, हमारे पास जो क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल हमारे पास क्या है? ये इक्वल होगा, नॉन ओवरलैपिंग होगा। ये आपने याद रखना है। इक्वल का क्या मतलब है? इक्वल का मतलब है, मिसाल के तौर पे आपने 5 लिया, क्लास इंटरवल मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल आपने 5 लिया। ठीक है, 5 से 15 तक आप ले सकते हैं, लेकिन आपने 5 लिया, तो इसका क्या मतलब है? 1 to 5। ठीक है, फिर आपने क्या करना है? 5 to 10, इसी तरह 10 to 15, इसी तरह 15 to 20। ऐसा नहीं है कि आपने 1 to 5, इसमें 5 इंटरवल है, और इसके बाद आपने ऐसा किया कि 5 to 11। ऐसा नहीं है, 5 to 10, 6 नंबर नहीं, 5 आपने देना है। ठीक है, तो इसी तरह ये इक्वल होगा, क्लास इंटरवल हमारे पास इक्वल होगा और नॉन ओवरलैपिंग होगा। नॉन ओवरलैपिंग का क्या मतलब है? नॉन ओवरलैपिंग का मतलब है, तौर पे फॉर एग्जांपल 1 to 5 हमने लिया है, तो इसके बाद आपने ऐसा नहीं करना है कि 4 to 10 ले, नहीं, क्योंकि 4 ऑलरेडी 1 2 3 4 इसमें है। ठीक है, इसमें 4 है, तो आप इसमें 4 नहीं ले सकते, आप 5 से स्टार्ट देंगे। ठीक है,
5 से ऐसा नहीं कर सकते कि 5 से 10, 9 to 15, ऐसा गलत होगा क्योंकि यहाँ पे 6, 7, 8, 9 है तो ओवरलैपिंग नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो क्लास इंटरवल अगर आपने 5 लिया तो ये इक्वल भी होगा, नॉन ओवरलैपिंग भी होगा, ठीक है। सबसे पहले हमने क्लास इंटरवल लिया। क्लास इंटरवल हमारे पास 5 मैंने लिया खुद से, ठीक है। जब 5 मैंने लिया तो अब मैंने इसके जो असेंडिंग ऑर्डर मैंने लिया, इसमें हमने क्लास इंटरवल बनाने हैं, ठीक है। तो क्लास इंटरवल हम कैसे बनाएंगे? क्लास इंटरवल हमने कैसे बनाने हैं? 32 से लेके 37 तक, ठीक है। 32 to 37, ठीक है। इसके बाद 37 to 42, ठीक है, क्योंकि इसमें 5 नंबर है। 32 से 37 तक क्या है? 42 से 47 तक। अब 47 से जब 5 मैंने लिया तो 32 से 37 तक 5, 37 to 42 तक 5, 42 से 47 तक 5, 47 से 52 तक 5। ये हमारे पास क्लास इंटरवल हमने क्लासेस बनाए, ठीक है। एज फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं, एज इन ईयर्स, ठीक है। अब वही पुरानी बात, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के बाद रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, फिर कमुलेटिव, कमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, टेली मार्क, ठीक है। अब हमने ये लिखना है। सबसे पहले हमने 32 to 37, 37 to 67, 67 to 72, ठीक है। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की क्लास एज आए, ठीक है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी कितने हैं, ठीक है। तो 32 से 37 तक फ्रीक्वेंसी कितना है आपने देखना है। ये हमारे पास ये क्या है? ये असेंडिंग ऑर्डर है, इसमें देखना है 1, 2, 3, ये हमारे पास 3 है तो 3 फ्रीक्वेंसी। अब 37 से 42 कितने हैं? 37 से 42 तक कितने हैं? 40 भी आते हैं, ये 41, 42, ठीक है। तो ये भी 3 है हमारे पास, ठीक है। अब अगर हम देखें तो 42 से 47 तक 2 है, 42 से 47 तक, 42 से 47 तक, तो ये क्या है हमारे पास? 43, 45, ये हमारे पास 2 है, ठीक है। अब 47 से 52 तक, तो 47, 48, 51, 51, 52, ठीक है, 52 तक। तो ये क्या है? 1, 2, 3, 4, ये हमारे पास है 67 से 72 तक। तो 67 से 72 तक, तो 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो ये भी हमारे पास 4 है। तो ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास कैसे आया? ये इसी तरीके से आया, ठीक है। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास ये है कि हम फ्रीक्वेंसी को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड करेंगे। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? ये टोटल इन हमारे पास कितना है? 30 था क्वेश्चन में, ठीक है। ये हमारे पास अगर आप काउंट करें तो 1, 2, 3, ये 30 होगी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ये 3 है फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है? 30 है। इसी तरीके से 3 डिवाइड बाय 30, 2 डिवाइड बाय 30, 4 डिवाइड बाय 30, 7 डिवाइड बाय 30, 3 डिवाइड बाय 30, 4 डिवाइड बाय 30, 4 डिवाइड बाय 30, ये हमारे पास क्या है? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है? ये 3 है, 3 + 3 6, 6 + 2 8, ठीक है। 8 + 4 12, 12 + 7 19, 19 + 3 22, 22 + 4 26, 26 30, ठीक है। अब कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये 3 डिवाइड बाय नंबर ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड करना है, ठीक है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास 3 है, 3 डिवाइड बाय 30, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 30 है, 6 डिवाइड बाय 30, 8 डिवाइड बाय 30, 12 डिवाइड बाय 30, 19 डिवाइड बाय 30, 22 डिवाइड बाय 30, 26 डिवाइड बाय 30,
30 डिवाइड बाय 30, ठीक है। तो ये हमारे पास अब टेली मार्क्स क्या है, फ्रीक्वेंसी, ये कितने बार आया है 32, 1 2 3। इस क्लास इंटरवल के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है ये कितने हैं, 3 है, 1 2 3। तो ये हमने क्या है 1 2 3, ठीक है। अब ये भी हमारे पास 3 है, 37 से 42 तक कितने हैं, 3 है, ठीक है। तो ये भी हमने 3। अब 42 से 47 तक कितने हैं, 42 से 47 तक ये हमारे पास 2 है, तो हमने 2, ठीक है। अब 47 से 52 तक 4 है, 57 से 42 तक कितने हैं, 4 है, 1 2 3 4, ठीक है। अब 52 से 57 तक 7 है, तो आपने कैसे लिखना है, आपको तरीका सिखाया था मैंने, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसके लिए 3 है, 1 2 3, और लास्ट 2 के लिए 4 है, ठीक है। तो ये टेली मार्क्स है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने ऑर्गेनाइजेशन डेटा स्टार्ट की, और इसमें पढ़ा फ्रीक्वेंसी टेबल हमने बनाया, और इसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया डिस्क्रीट डेटा के लिए और कंटिन्यूस डेटा के लिए। ये 2 टेबल्स हमने बनाए, आप प्रैक्टिस करें इसी पे, और इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं होगा। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इंशाल्लाह कल हम ये जो ग्राफ्स और डायग्राम्स है, हिस्टोग्राम है, बार चार्ट्स है, पॉलीगॉन है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स है, पाई चार्ट्स है, ये हम इंशाल्लाह डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं कल। तो कल तक खुदा हाफिज़।